3, we are on the this para. My far-reaching memories are not unique. The line which we are going to read is the persistent core of human egoity is only temporary, allied with the sense perception. I hope everyone got this line right. Okay, now we have to guess the meaning of it. Anyone like to say कि इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ, प्लीज जिसने हैंड राइज किया है, मयूर आई थिंक इट वाज। बोलो बोलो। हम्म। सर ये द परसिस्टेंट कोर ऑफ ह्यूमन इग्विटी मतलब अ, ये जो मानवी मनुष्य का अहंकार है जो करने का अहंकार जो है वो टेम्परेली अलाइव विथ सेंस परसेप्शन मतलब ये उसकी क्षमता काफी टेम्पररी रहती है। थोड़ा अब आपने पूरा पढ़ लिया है, आपने एक एक वर्ड निकाल दिया, आप ओवरऑल बोलने की कोशिश करोगे एक सेंटेंस में। आपने पूरा पढ़ लिया ना, आपने एक एक वर्ड बता दिया, आप पूरी एक लाइन का एक साथ बोलने का कोशिश करो आप। द persistent core of human equity is only temporary, alive with a sense perception. अगर मैं ऐसे मोटा बोलूं बोलूं क्षितिजा, अच्छा श्वेता, लाइक टू से समथिंग? श्वेता, ओके, एनीवन एल्स? क्षितिजा आप अपना एक मिनट हाँ माइक सर। ऑफ कर लो, क्या बोलना चाहो तो बताओ। ये जो मनुष्य का अहंकार जो है वो वो उसकी क्षमता बहुत टेम्पररी है। क्षमता बहुत टेम्परेरी है, नहीं। सर मैं बोलूं? हाँ प्लीज प्लीज जल्दी, कौन बोलना चाहेगा, बाकी माइक ऑफ करें। सर यस। सर जो सर ये बोल रहे हैं कि जो मानव का अहंकार है वो कुछ समय के लिए उसकी बुद्धि के साथ अलाइंड रहता है ओके। मतलब जुड़ा रहता है। ओके, एनीवन एल्स? अहंकार के अलावा इस वर्ड को अगर आप किसी वे में मतलब आप डाल सको तो और बढ़िया है। सर प्राउड। प्राउड तो अच्छी फीलिंग होती है। ओके, सो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको नहीं पता होगा। जो वर्ड ईगो होता है, the word ego has many version of it. So the first version if you see is ego centric is also word. आप जानते हैं ईगो सेंट्रिक क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें, ईगो सेंट्रिक और ईगो में जो रूट वर्ड है वो ईगो है। दो ईगो वर्ड इज अलाइन फॉर मी ओनली। आर गेटिंग माई पॉइंट? कि मेरे लिए, मैं मेरी जरूरत के लिए जो मैं करना चाहता हूं। जैसे एक वर्ड और होता है ईगोइस्टिक। मैं आपको इन सब में से किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं देखो ये भी एक वर्ड होता है। सो द वर्ड ईगो मीन्स आई, कैपिटल लेटर आई। गेटिंग माई पॉइंट? गिव मी द रोजर। कैपिटल लेटर आई। सो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं घमंडी हूं, इसका मतलब खुद से होगा। आई थिंक अब आपको और क्लियर हो गया होगा। सो एनी वन हु हैज अ क्लियरिटी ऑफ दिस और वॉन्ट टू गिव द आंसर, प्लीज ओपन योर माइक एंड टेल मी। अभी आप में से काफी को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? अभी आप में से काफी को क्लियर हो गया होगा। हिमानी, हाँ क्षितिजा, बोलो बोलो बोलो। सर उसका व्यक्तिमत्व उसका खुद का कुछ। हाँ श्वेता बोलो। बच्चे माइक तो ऑन करो पहले, चमत्कार तो तभी होगा बोलने का। सर ये बोल रहा है कि जो मानव का मतलब भाव होता है कि मैं ही सबसे मतलब ऊंचा हूँ, सर्वोपरि हूँ। वो केवल कुछ समय के लिए उसकी बुद्धि के साथ मतलब बुद्धि के साथ जुड़ा रहता है। बस वो हाँ भाव होता वेरी है। गुड वेरी गुड, फेयर इनफ, वेरी गुड। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में बोला गया है दैट द परसिस्टेंट कोर ऑफ ह्यूमन इक्विटी, मतलब जो कि इंसान लगा रहता है किसी काम में, वो तब तक लगा रहता है जब तक उसकी समझ उससे अलाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बच्चे थे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? मम्मी नई पेंसिल चाहिए। जैसे ही आपकी समझ उससे बढ़ी तो वो आपका गोल भी बदल गया, आप उसके ऊपर परसिस्टेंट नहीं रहे। परसिस्टेंट मतलब आई थिंक आपको सभी को पता होगा। नहीं पता है तो भैया, इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, किसी को पता है क्या?
इंडियन एयरफोर्स का मोटो किसी को पता है? अकेडमी का, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी का मोटो इंडिया टच द ग्लोरी विद स्काई। क्या क्या? टच द स्काई विद ग्लोरीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मैं अकेडमी पूछ रहा हूँ। यस सर। हाँ, मैं इसका अकेडमी क्वेश्चन, तो उसका है परसिस्टेंस एंड विक्ट्री थ्रू परसिस्टेंस एंड डिलीजेंस। तो परसिस्टेंस मतलब होता है शब्द का कि लगे रहना किसी चीज पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? परसिस्टेंस मतलब होता है किसी चीज पे लगे रहना। ठीक है, लिख लीजिए अगर मीनिंग आपको अब समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा आपने सही पकड़ लिया था। अब आपको देखिए परसिस्टेंस के साथ अब आप और क्लियर हो गए होगे। जरा देखिए लाइन आपको समझ में आ गई है? सभी गिव मी द रॉजर, गिव मी द रॉजर इफ एवरीवन अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड। अब इसमें जो कॉमन वर्ड थे जो आप सभी को पता होने चाहिए, जो यहाँ से आप कंक्लूड करके निकाल सके, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दे आर फोर वर्ड्स। क्या आप सभी को फोर क्लियर है? जल्दी बताएं, सभी को उसका मीनिंग गैस होकर आ रहा है? क्लियर है? ओके, फेयर इनफ। नाउ द नेक्स्ट इज, यहां से आगे चलते रहा। नेक्स्ट लाइन है, ऑल्दो द ऑड क्लियर मेमोरीज ऑफ इन्फेमेसी आर नॉट एक्सट्रीमली रेयर ड्यूरिंग द ट्रेवल इन द न्यूमरस लैंड आई हैव लिस्टेड टू अर्लियर रिकलेक्शन फ्रॉम द लिप्स ऑफ द वेरेशियस मैन एंड वुमेन। बहुत अच्छा वर्ड है। अगर आपने कभी पास्ट के पेपर को देखा हो तो आपको ना एक वर्ड देखने को मिलेगा। द वर्ड इज वेरेशियस। कहाँ गई इरेजर? द वर्ड इज वेरेशियस ओवर हियर। ये वर्ड आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिल सकता है, ये वाला। क्लियर है? चलिए बताइए, कौन बता सकता है? एनीवन जो तुक्का मारना चाहे। सर अभी नहीं। मैं बोलूं? हाँ प्लीज प्लीज, आई लव टू हियर। हाँ सर, तो वो कहना चाहते हैं कि मतलब जो उनकी पास्ट लाइफ का मतलब जो भी उन्हें कुछ याद है, मेमोरीज याद है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ है। ऐसा रेयर केस नहीं है। जब वो कहीं कहीं घूमते थे तो उन्होंने बाकी कुछ मैन और वुमेन से भी इस बारे में मतलब रिकलेक्शन सुनी थी कि मतलब उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उन्हें भी अपने पास्ट का बहुत कुछ याद है। वेरी गुड। अब मुझे वेरिशियस का मीनिंग बताओ तुक्का मार के। हिमानी 2 मिनट आप पॉज ले लो। मीनवाइल एनी अदर, वी हैव 11 मोर गाइस इन द लिस्ट, बट मैं सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ उन्हें? गौरी अम्मा, तो हर्ष कुमार, डिफरेंट कल हर्षिता, और रिया, सना, श्वेता। नहीं, श्वेता आई हैव हर्ड। विपिन, विपिन सिर्फ गुड मॉर्निंग करता है बस। विवेक आई कांट हियर यू। ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर सॉरी सर, ये अजीब है, पर बचपन की साफ यादें काफी रेयर नहीं है। जब मैं ट्रैवल कर रहा था कई जगहों से, तो काफी अलग लोगों से काफी अलग मैन एंड वुमेन से मैंने ये बात सुनी है, रिकलेक्शन की। हाँ, तो वेरेशियस क्या हुआ? सर मैंने वैरायटी से लगाया, अलग अलग लोगों से। वैरायटी की स्पेलिंग क्या होती है? VARIETY। तो इसमें VAR आ रहा है, इसमें VER आ रहा है। आपने कहाँ से तुक्का मारा? ये तुक्का मारो तो अकल वाला तो मारो कम से कम। बहुत सारे, वेरी से। बच्चे देखो, आपने मारा तुक्का, सिर्फ आपने यहाँ पर मारा। देखो, जब भी हम तुक्का मार रहे होते हैं ना, मेरी बात ध्यान सुनो। लगाया आपने, ठीक है, जितनी आपकी समझ है आपके अकॉर्डिंग। आप एक बात बताओ, ये जो वर्ड है IOUS, लास्ट में इसमें एक वर्ड है ना IOUS, आपको दिख रहा होगा कहाँ गया? ये तो किसी में भी लग सकता है, एग्री? इसमें जो ये वाला है VERAC, ये किस में आता है ये देखो जरा। अगर आप इतना देख गए, इतना समझ गए तो बात बनी। क्लियर है? अभी बताओ कौन मारेगा? अभी एक बात बताओ, जो वो आदमियों से मिलेगा क्या वो बेवकूफ आदमी होंगे? जिस आदमियों से मिलकर इसने पूरी कहानी जानी है कि भैया हाँ रिकलेक्शन हो सकता है बचपन की यादों से कि ये ऐसा वैसा हुआ है, तो क्या सारे बेवकूफ आदमी होंगे? क्या वो नॉर्मल आदमी होंगे? क्या वो एवरेज आदमी होंगे? या वाइज आदमी होंगे, इंटेलिजेंट आदमी होंगे, या जिनको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होगी? कैसे होंगे जल्दी बताओ। गैस मारना है तो भी तो लॉजिक के साथ मारो, इतना तो मुश्किल तो नहीं वो है। वही स्पिरिचुअलिटी वाले होंगे या वाइस होंगे? हाँ, तो देयर आर टू ऑप्शंस आर देयर नॉलेजेबल ना। पर्सन होंगे।
वेरी गुड। knowledgeable person होंगे। हाँ, तो वी हैव स्पिरिचुअलिटी इज द ऑप्शन, आइदर नॉलेज इज द ऑप्शन, और वी हैव अ वाइज इज द ऑप्शन। जल्दी बताओ, एग्री कर रहे हो सभी लोग? कोई ऐसा है जो एग्री ना कर रहा हो? Yes. जल्दी बोलो बच्चे, कोई ऐसा है जो ना कर रहा हो कि भैया नहीं जी हम नहीं मानते? क्लियर है? ओके, अब जरा गूगल पे चेक करिए जरा, क्या नियर बाय मीनिंग हमें कुछ ऐसा मिल रहा है क्या? या तो आपको स्पिरिचुअलिटी के सेंस में मिल रहा होगा, या नॉलेज वाइज के सेंस में मिल रहा होगा, या वाइज के सेंस में। जल्दी बताओ, फटाफट चेक करेंगे गूगल पे। अगर आप देखोगे वेरेशियस मतलब आपको बोलेगा स्पीकिंग ट्रुथ। चेक करो मिला क्या? सर ट्रूथफुल आ रहा है। तो दैट्स अलाइन टू स्पिरिचुअलिटी। और नॉलेज आदमी जो देगा वो सही वाली दे रहा है, ये मतलब समझदार आदमी वाली, वाइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ऐसे ही सुनाने में आते हैं। आपने अगर सीडीएस का कभी भी पेपर या एफकैट का देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा एग्जैक्ट जो सिनोनिम होता है वो एग्जैक्ट मीनिंग का रेप्लिका नहीं होता है। सो इफ आई से ओवर हियर, यहां पर अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसे आ जाता, वेरेशियस का, तो वेरेशियस का आपके सामने मीनिंग आता आइदर वाइज आता, ठीक है, आइदर आपके पास ये आता कि ब्लैंक, एक अपोजिट भी आ जाता है, ठीक है, अनसेड, और फोर्थ इट कैन बी काम। अब आपका कॉमन सेंस ये कहता है कि यहां पर इनमें से कौन सा फिट होगा। गेटिंग अ पॉइंट? बात सभी को क्लियर है? गिव मी द रॉजर। Okay, fair enough. Now moving to the next line. Okay, the next line is, I was born in the last decade of the 19th century and passed my first 8 year at Gorakhpur. आई थिंक ये आसान है, सभी को क्लियर होगा इसमें। आई डोंट थिंक सो एनी किसी को प्रॉब्लम होगी। जल्दी बताएं, गिव मी द रॉजर। क्लियर है? तो बहुत आसान बोला है इसने। गिव मी द रॉजर। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज, दिस वाज माय बर्थ प्लेस इन द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ने को भी मिल रही है आपको। जल्दी बताएं, ये लाइन भी आपको क्लियर है? यूनाइटेड प्रोविंस जो बोला जाता था, जो आज का यूपी है ना, जो आज का यूपी है उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मतलब यूपी का ईस्ट वाला हिस्सा। क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान इंग्लिश लिखी है। नेक्स्ट लाइन इज, वी वर 8 चिल्ड्रन, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आई मुकुंदा लाल घोष वॉज द सेकेंड सन एंड द 4th चाइल्ड। अब मुझे बताओ, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपने काफी कुछ पकड़ लिया। जल्दी बताएं, इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का के बारे में क्या कुछ बोला गया है क्या? उसकी आइडेंटिटी बताई गई है? जल्दी बताएंगे, कौन बताएगा? इट्स वेरी इजी। सर वो उनसे सर बड़ी उनका नाम 2 मुकुंद लाल बहनें घोष थी। था। एक मिनट, पहले हिमानी, देन विवेक, देन एनी अदर वन। बोलो हिमानी। सर उनका नाम मुकुंद लाल घोष था, और Very good. उनसे बड़ी 2 बहनें थी, और उनसे बड़े एक भाई थे। वो 4th नंबर पे थे और सेकंड सन थे मतलब। बहुत बढ़िया। क्या सभी लोग एग्री करेंगे? गिव मी द रॉजर। अगर सब लोग एग्री करते हैं, वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस लाइन। जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, फेयर इनफ। द नेक्स्ट लाइन इज, फादर मदर वर बंगालीज ऑफ द क्षत्रिय कास्ट, बोथ वर ब्लेस्ड विद द सैनिटी नेचर। बहुत अच्छा है। एक ही वर्ड है इसमें जो आपको शायद डिफिकल्ट कर सकता है। मुझे यहाँ पर सैनिटी का मीनिंग बताएंगे, और अब मैं यहाँ पर हिंदी मीनिंग नहीं जाना चाहूंगा, आप खुद एलिमिनेट करके बताएं प्लीज, तेजी से। मुझे नहीं इसकी हिंदी करानी। आई थिंक ये बहुत आसान है। सेंटली सर नेचर का आपको जो सेंट वगैरह जो होते हैं, साधु वगैरह, तो उनका नेचर होता है बहुत शांत, और जो कभी झगड़ा बहुत नहीं बढ़िया। करते, एनीवन बहुत एल्स? पोलाइट होते हैं। एनीवन एल्स? कोई और बताना शांत चाहे? स्वभाव के थे।
ये शांत सब स्वभाव, शांत सरल, स्वभाव। ना तो कोई इच्छा होना, ना कुछ, ना कोई लालच होना। मतलब ऐसा नहीं है, शो ऑफ वाला कुछ नहीं था उनका। सिंपल आदमी था, अगर वो यहाँ पर कहना चाह रहा है सेंटली, मतलब सिंपल थे वो लोग। एग्री? जल्दी बताएं। ठीक है। their mutual love tranquil, dignified, never express itself frivolously। बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब बहुत अच्छी तरह से उसने ना अपने पेरेंट्स को बताया। अब मुझे ये कैच करना है कि आपको ये बात अभी जस्ट पता लगी है कि वो सिंपल थे, तब आपको बताना है कि सारे वर्ड्स कैसे कैसे होंगे। जल्दी बताएं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको अभी पता लग गया था उनके माँ बाप कैसे हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के हैं। अब मुझे इन वर्ड्स के मीनिंग बताएंगे। तुक्का मारो जरा, अगर आपके सिंपल माँ बाप हैं या कैसे हैं तो क्या होगा। हाँ श्वेता प्लीज। सर बोलो। प्रीवियसली का मतलब हो सकता है एक खाली अभी ओपनली। श्वेता बोलेगी, खाली श्वेता बोलेगी, खाली श्वेता बोलेगी। हाँ श्वेता बोलो। सर ये बोल माता पिता शांत स्वभाव सर, नहीं, शांत मतलब स्वभाव में किसको दूं? शांत ट्रैंक्विल स्वभाव को के दूं, डिग्निफाइड को दूं, किसको दूं मैं? और आगे सर फ्रैंको। ट्रैंक को शांत दूं, वेरी गुड। और डिग्निफाइड को क्या दूं? हाँ सर। और सर डिग्निफाइड, सर मतलब सर डिग्निफाइड मतलब वो बहुत मेहनती थे और लाइक नहीं, हार्ड चलो वर्क नहीं हार्ड नहीं वर्कर थे। नहीं, रुक जाओ। अब अगला कोई, ओके सर। हिमानी। रुक जाओ रुक जाओ, फ्रिवसली सोच के रखो आप। और कोई? हिमानी। और कौन है यार हमारे साथ, नाम नहीं दिख रहे। वी हैव सना, विपिन। विपिन तो बोलता ही नहीं है कभी। अर्शिता वी हैव, रिया जोशी वी हैव, अंकुर वी हैव। जल्दी बताओ बच्चे, इतना मुश्किल है नहीं। ट्रैंकुलाइजर किसने सुना है? किसी ने सुना है ट्रैंकुलाइजर? ट्रैंकुलाइजर एक गन होती है, अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो आपने देखी होगी। देखी वाली गन। हाँ सर, इससे आवाज नहीं आती है क्या? शायद से। सर शायद इससे आवाज नहीं आती है, मतलब बेहोश करने के लिए होती है। हाँ नहीं, मीनिंग क्या है? ट्रैंकुलाइजर का मतलब क्या होता होगा? ये आपको पता लग गया, जानवर को बेहोश करने के लिए होती है। सर जानवरों को शांत करना होता है सर, इससे हाँ, तो उसका मीनिंग हुआ बेहोश शांत करना। बेहोश करते हैं। ट्रैंकुल मतलब ना शांत, काम, कंपोज। क्लियर है? अभी बात क्लियर हुई? देखो वर्ड आपको हमेशा से ही पता था, बट आपके दिमाग ने कैच नहीं किया। अब आप समझ रहे हो कि मैं यहां बैठ के या कहीं भी एग्जाम में बैठ के मैं कैसे पेपर करता हूँ। बात समझ में आ रही है सभी को? सभी को क्लियर है? ओके, सो वी हैव म्यूचुअल लव, तो हमें समझ में आता है प्यार। ट्रैंकुल मतलब हमने काम कर दिया। अब मुझे डिग्निफाइड बताओ, कौन डिग्निफाइड बता सकता है? हु कैन टेल मी डिग्निफाइड फ्रिवसली? कौन बता सकता है डिग्निफाइड? तो हाँ श्वेता। डिग्निफाइड में भी वेरी रिस्पेक्टफुली। बहुत बढ़िया। डिग्निटी से मतलब है, ये वर्ड डिग्निटी से आया, अगर आपको याद होगा तो बचपन से लेके आज तक आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, द लास्ट वर्ड इज लेफ्ट फ्रिवसली। बाकी आप सेंटेंस का मीनिंग पूरा समझ गए होगे। जल्दी बताओ। तो ओनली, हाँ, तो मतलब ओपनली बोलना। ओपनली बोलना, सोच के बोलो बच्चे, ध्यान से पढ़ो उसमें लाइन क्या है। ज्यादा नेवर सॉफ्ट नहीं करना। एक्सेप्ट इज सेल्फ फ्रीवियसली। उन्होंने अपने आप को कभी फ्रीवियसली नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया होगा? बेशर्मी सर की तरह नहीं सबके दिखाया होगा, सामने। गुस्से से नहीं दिखाया होगा, शो ऑफ नहीं चिल्लाते हुए करा नहीं दिखाया होगा। होगा, गाली नहीं देते होंगे, ऐसा कुछ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कभी उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, ऐसे आदमी होंगे। तो किस, अब बताओ फ्रीवियसली क्या होगा? शो ऑफ नहीं करने वाले। क्या करने वाले? शो ऑफ नहीं करते होंगे। जो चिल्लाते ना हो। अच्छा, और उसे हम वर्ड को कहते हैं सर आउटरेज। गुस्सा। द वर्ड ओवर हियर इज आउटरेज। जो ज्यादा बकवास करता है उसे हम कहते हैं आउटरेज। चिल्लाने वाला, गुस्से करने वाला, उसे हम कहते हैं आउटरेज। आपने क्राउड आउटरेज भी सुना होगा,
एक वर्ड आता है, एक मिनट देना, मेरे लैपटॉप की बैटरी चेक करो। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? जरा देखो फ्रीवियसली का मीनिंग क्या है, गूगल पे जाके फटाफट चेक करो। क्या कुछ ऐसे ही बैठ रहा है? जल्दी बताएंगे सब लोग। कहाँ गया वर्ड? सर केयर फ्री आ रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक केयर है। फ्री एंड सुपरफिशियल। फ्रिवलस देखा होगा आपने, फ्रिवलसली नहीं देखा होगा इसलिए नहीं मिला आपको। फ्रिवलस देखो, फ्रिवलसली देखो। अबे वर्ड कहाँ लग गया? सर लैकिंग ऑफ सीरियसनेस। और फ्रिवलसली देख रहे हो आप, फ्रिवलस देख रहे हो? प्रीवियसली सर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, लैकिंग इन सीरियसनेस ऑफ प्रीवियस, उतना ही आ ओके रहा है, ओके लैकिंग इन ओके सीरियसनेस। ओके ओके। फेयर इनफ। तो यहाँ पर हमारा मीनिंग वैसा नहीं बैठा जहां से हम बैठ गए होंगे, पर हमें ये बात समझ में आ गई थी कि इनका नेगेटिव बिहेवियर दिखा, मतलब क्या कहते हैं, एग्जैक्ट इसका कामनेस या कुछ कूलनेस नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट? दिस वाज अ लिटिल, वो मैंने आपको बताया ना 10 में से एक बार गलत होते हैं 9 बार, तो ये वाला हमारा हो गया कि वो सीरियसनेस ऐसी नहीं, सर केयर फ्री केयरलेसनेस नहीं दिखाते थे, राइट? यही यस कह रहे सर। हैं ना आप लोग? हाँ ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जरा। अ परफेक्ट पेरेंटल हार्मोनी वाज द काम सेंटर ऑफ द रिवॉल्विंग ट्यूमल्ट ऑफ द 8 यंग लाइव्स। जल्दी बताएं। Perfect parental harmony was the calm center of revolving tumult of 8 young lives. I सर think सभी बाकी सबका सर मीनिंग वो लगा था। मतलब हाँ बताओ। सर 8 भाई बहन थे, मतलब जो मुकुंद लाल घोष थे उनको मिला के वो 8 भाई बहन थे। तो हाँ उससे जो उनके जो पेरेंट्स के बीच में जो हारमोनी थी, मतलब प्यार था, मतलब जो भी था, तो सर वो उनकी वजह से वो सबका जो आठों का जो मतलब माइंड सेट है वो बहुत काम था स्टार्टिंग से। बहुत काम था। The, इनके माता पिता के वजह से इन 8 भाई बहनों के अंदर यानी कामनेस थी, नहीं नहीं इनके माता पिता के बिहेवियर के हिसाब ओके। से। हाँ मैं आपको ना एक इंग्लिश की एक बात बताता हूँ जो आपको नहीं पता होगी। आपने जब इसका मीनिंग निकाला है ना, तो आप ना इसको पहले पूरा मीनिंग आपने गैस किया। पहले तो मैंने आपको यही कहा था कि आप पूरे मीनिंग से जब आप पूरा मीनिंग निकालें तब उसको फिट करने की कोशिश करें। जो आप काम बार बार बोल रहे हो, काम तो यहाँ लिखा हुआ है, तो वापस काम के साथ इसे फिट क्यों कर रहे हो? अब दूसरी बात एक और, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखते हैं, जो ऑफ आता है ना, ऑफ से पहले वाला जो वर्ड होता है वो इसके लिए होता है। ये बात नहीं पता होगी आपको, ठीक है ना? ऑफ मतलब होता है रीजन, कि इस रीजन से, ठीक है ना? तो जो जो भी वर्ड होगा, जो भी वर्ड यहां पर होगा, वो डेडिकेट तो ऑफ के बाद वाली जो चीज होगी उसके लिए होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये बात आपको नहीं पता होगी, किसी ने बताई भी नहीं होगी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो रही होगी। जल्दी बताएं। तो ट्यूमेंट मतलब क्या होगा? सर बच्चों में जो बहस होती है या फिर जो तंग करते हैं बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया। और वो चीज। और कौन बता सकता है? सर बहुत, विवेक इज वेरी क्लोज सर बाय, और नॉइज। बहुत सही मीनिंग है। सर और नॉइज। कोई? क्या? सर पूरे सेंटेंस का बता सकता हूँ? नहीं अभी रुक जाओ, पहले मैं ये जान लूँ। इतना आप ओके पूरा सर। सेंटेंस में कुछ खास नहीं, सिर्फ ट्यूमेल्ट ही था इसमें मुश्किल, बाकी तो हिंदी हो सकती है। हाँ बोलो। सर लाउड नॉइज। नॉर्मल। बच्चे कैसे होते हैं? अगर वो नो बच्चों सर की बात लाउड कर रहे हैं। नॉइज लाउड। हाँ नॉर्मल बोल रहे हो ना, नॉर्मल नहीं आएगा यहाँ पर, वो बच्चों की बात कर रहा है। से शोर मचाते हैं, तंग करते हाँ हैं। हाँ, तो या तो शोर मचाना होगा इसमें मीनिंग, या तंग करना सर होगा। बोल। सर नॉइजी। श्वेता मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, आपकी आवाज कट रही है। पर बाकी लोग प्लीज एक बार गूगल पे चेक करें, क्या मीनिंग यही सर बैठ रहा है? नॉइजी सकते हैं। शोर मचाना, तंग करना, क्या ऐसे ही मीनिंग आ रहा है? जल्दी बताएं।
और इनसे कहूँ शांत हो जाओ। आ रहा है सभी को मीनिंग मिला? अच्छा नॉइजी कह रहे हो आप, ठीक है। श्वेता कह रही नॉइजी, ठीक है, सभी को मिल गया। तो आई थिंक ट्यूमर का मतलब आपको क्या मिला है, जल्दी बताओ। नॉइजी मिला है क्या? नॉइजी, अप्रोर, ऐसा कुछ कंफ्यूज मिला है क्या? नॉइज, क्या मिला है? हाँ, a loud confused noise especially one caused by large mass of people. ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो यू जस्ट सॉ मी कि देखो मैं गलत भी हुआ, बट आउट ऑफ 10 टाइम्स आई एम 9 टाइम्स राइट। क्लियर है? एंड दैट्स व्हाट वी वांट। एग्जाम में इतना ही हमको चाहिए। आप 8 बार भी सही हो, 7 बार भी सही हो, तो भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। पेपर आपका तब भी निकल जाएगा, बट दिस इज द वे। क्लियर है? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम जरा। अगला जो वर्ड है हमारे सामने वो है फादर भगवती चरण घोष वॉज अ काइंड ग्रेव एंड एट टाइम्स टर्न। बहुत ही अच्छा है। उनके पिता का नाम बता दिया उन्होंने, और उसके बाद उनकी ना पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो उनकी पर्सनैलिटी में 2-3 वर्ड बोले हैं। एक तो काइंड, आपको पता ही होगा, वैसे कई लोगों को काइंड का मीनिंग भी एग्जैक्टली नहीं पता था, बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा काइंड का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब जानना चाहूंगा, और स्टर्न का मतलब जानना चाहूंगा। जल्दी बताएं। एक बाप, अच्छा बाप कैसा होगा, जरा लॉजिक बताएं। जल्दी बताएं, एक बाप जो होता है दुनिया के लिए कैसा होना चाहिए, या एक आदमी दुनिया के लिए कैसा होना चाहिए, जल्दी बताएं। उसने अपने लिए नहीं बताया, ध्यान रखिएगा। कई लोग समझ लेते हैं कि यार ये बाप और बेटे के रिलेशनशिप से देखता हूं कि बाप कैसा होगा, नहीं, उसने बताया दुनिया के लिए वो कैसा होगा, दुनिया के लिए वो कैसे थे। जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, कौन बता सकता है? एनी वाइल्ड गैसेस, जल्दी बताएं। बच्चे को मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट मीनिंग, आप ना इन तीनों के मीनिंग गैस भी कर सकते हो कि ये होगा, ये होगा। इसका भी अलग हो सकता है, इसका भी अलग हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं कि एग्जैक्टली यही होगा। पहले एक बार वेराइटीज और वो आया था ना एक वर्ड कॉन्क्यूमेंट, तब भी मैंने ये नहीं कहा था कि दोनों का एग्जैक्ट चाहिए, पर ओवरऑल मीनिंग दोनों का भी पता लग गया तो समझ में आ गया सेंटेंस क्या। जल्दी बताएं। सर दयालु और कठोर। सर काइंड का दयालु और काइंड का तो दयालु हो गया, बहुत बढ़िया। और काइंड का दयालु हो गया। सर ग्रेव का गंभीर हो टर्न का सकता है। कठोर। ग्रेव सर का ग्रेव का गंभीर। सीरियस हो सकता है। अच्छा, और सीरियस या गंभीर। और स्टर्न का ग्रेवयार्ड, सर अच्छा किसी ने कठोर। ग्रेवयार्ड सुना है? एक वर्ड होता है ग्रेवयार्ड, ध्यान से देखिए मेरी बात। एक वर्ड होता है सर ग्रेव ग्रेवयार्ड। का शांत हो सकता है, क्या हो सकता है? शांत। ग्रेव का मतलब शांत, और स्टर्न का मतलब क्या हो सकता है? सर कठोर सर कठोर। या थोड़े सख्त। मे भी कठोर। सब स्ट्रिक्ट। वेरी गुड, सो वेरी नियर वक्त बाय के आंसर। साथ स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सन, राइट। स्टर्न, या कई बार जो एकदम अपनी बात पे अड़ियल सा हो जाए। क्लियर है? तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, स्ट्रिक्ट, अड़ियल, या स्टबर्न, या डेड ऑनेस्ट। क्लियर है? ये सारे के सारे सिमिलर मीनिंग है। क्या मेरे को आपको बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। और मैंने आपसे पूछा था ग्रेव का ग्रेवयार्ड से आपको कुछ याद आ रहा है? स्टर्न का मीनिंग सभी का सही है, बट मैं ग्रेव से ग्रेवयार्ड का मतलब जरा याद करने की कोशिश कीजिए। सर ग्रेवयार्ड वो होता है जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं। बहुत बढ़िया, तो ग्रेव का मतलब क्या हो गया? सर जो ज्यादा बोलते नहीं हो, मतलब बातें अपने अंदर रखते हो। हाँ, हाँ, ये भी हो शांत सकता रहते है, हो कुछ। शांत रहते हो। और ग्राउंडेड पर्सन ज्यादा को भी कह सकते हैं। एक्सप्रेसिव ना हो सर, ज्यादा एक्सप्रेसिव ना सीरियस हो। रहते हो, जो सीरियस सीरियस रहते भी हो। हो सकता है, गंभीर भी। हाँ, गंभीर भी हो सकता है, फेयर एनफ, ग्रेव, ठीक है। सो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, बाकी अगर आप गूगल पे चेक करना चाहें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ग्रेव देख लीजिए आप, अगर आपको चेक करना हो। मैं भी देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, स्ट्रिक्ट, गंभीर, जो ज्यादा मुस्कुराता ना हो, ज्यादा बोलता ना हो, उसको हम स्टर्न कहते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी ग्रेव वेव जिसको देखना है देख लीजिए। क्लियर है? सबका नजर आ जाए एक बार।
ओके, द नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज, आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट सेंटेंसेस, loving him dearly we children yet observe a certain reverential distance। बहुत ही ज्यादा अच्छा सेंटेंस है। रेफरेंशियल आप जरा देखिए क्या मीनिंग होगा यहाँ पर। loving him dearly children yet observe a certain reverential distance। रेफरेंशियल क्या होगा मीनिंग? आई थिंक पूरा सेंटेंस क्लियर होगा, रेफरेंशियल क्लियर नहीं होगा। जल्दी बोले कौन। और डियरली का मीनिंग बताते हैं। डियरली मतलब क्या होता है? प्यारे। अच्छा, और बढ़िया। और किसी को नहीं पता था डियर। डियरली का मतलब? बस एक ही आदमी को पता था पूरी क्लास में। सभी के प्यारे। ठीक है, सभी के प्यारे। डियर, ओके सभी के प्यारे। ओके, फेयर इनफ फेयर इनफ। और कोई? और कोई कुछ बताना चाहे? रिस्पेक्टफुली, ठीक मतलब है, प्यार से, और वो समझ गया। रिस्पेक्टफुली। रेफरेंशियल बताओ, रेफरेंशियल। तो ये रिवर्स से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वर्ड निकाला है आपने, रिवर्स रिलेटेड है। अब मुझे कुछ बताओ नियर बाय क्या दूरी, है? क्या? मतलब जैसे कि उनके बीच में कुछ दूरी थी या दूरी तो उसने किसी बताई न थी, किसी चीज को सर्टेन लेकर। रेफरेंशियल डिस्टेंस। अब दूरी कैसी दूरी है अब आपको बताना है। सर्टेन डिस्टेंस तो बोल ही रहा है। सर उनके फादर के तरफ से उन्होंने दूरी महसूस की। बच्चे, दूरी तो वहां लिखा हुआ ही है, पर रेफरेंशियल मतलब क्या है? नहीं, उनके कैसी दूरी? फादर की तरफ, उनके सर फादर कुछ की तरफ से। नहीं, फादर की तरफ से तो बोल ही रहा है कुछ वो, ऐसा लविंग हिम डियरली वी चिल्ड्रन येट ऑब्जर्व अ सर्टेन रेफरेंशियल डिस्टेंस। रेफरेंशियल मतलब क्या होगा? पापा की तरफ से कुछ दूरी है, ऐसा बताओ। आदर, क्या? मतलब एक दूरी आदर मतलब एक रिस्पेक्ट की वजह से एक थोड़ा सा डिस्टेंस। हाँ, बहुत नियर बाय है। वो और कोई बोलना चाहेगा? बहुत अच्छा गैस मारा है, अच्छा गैस करने लगे हो। आगे, और कोई? ये गैस क्षितिजा ने किया था, किसने किया था? आदर वाला जो गैस था, किसने किया था? क्षितिजा ने। बिल्कुल सही गैस किया आपने। आदर, रेस्पेक्ट। देखो एक बात बताओ, ये जो दूरी क्या डर की वजह से हो सकती है? बोलो, सब लोग बोलो, यस नो यस नो। सर, डर की वजह से हो सकती है क्या? नो सर। नो सर। वो सर। मारते थे क्या उनके जी बाप? सर। नो सर। डांटते थे? गुस्सा करते थे? नो सर। नो तो फिर ये सर। दूरी किस चीज के लिए होगी? नो सर्टेन सर। रेफरेंशियल डिस्टेंस किस चीज के लिए होगी? प्यार रिस्पेक्ट करते के हो लिए। फिर तो उनको चिपका के रिस्पेक्टफुली। रखते हो। हाँ, रिस्पेक्ट के लिए। श्रद्धा, जो भी होता है हाँ, श्रद्धात्मक रिस्पेक्ट। या ठीक है रिस्पेक्ट। ना, आदर। एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। चेक करो गूगल पे, क्या ये मीनिंग बैठ रहा है? देखो फटाफट। क्या मिला? सर रेवरेंस से शब्द है तो डीप रिस्पेक्ट है उसका। मिल गया? डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन। वेरी गुड, मिल गया सभी यस को। सर। गिव मी द रॉजर इफ यू गॉट इट। फेयर इनफ। मुझे 3-4 ही आए हैं, बाकियों के रॉजर नहीं आ रहे हैं। नहीं आए बच्चे तो बोल दो, बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज, an outstanding mathematician and logician, he was guided principally by his intellect। आई थिंक सभी को पता लग गया होगा इंटेलेक्ट का मतलब। सभी को पता है? आपने इंटेलेक्चुअल लेवल सुने होंगे। यस सर। इंटेलेक्चुअल आदमी सुने हैं यार? इंटेलेक्चुअल आदमी के साथ उठना उठना बैठना रखना चाहिए आप लोगों को। तो इंटेलेक्चुअल मतलब क्या हुआ? तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल। नॉलेजेबल, वेरी गुड। नॉलेजेबल, वाइज, उसको हम कहते हैं। आप जरा मीनिंग निकाल के देखिए, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा।
सर वो एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन लॉजिशियन थे, और जो उनके इंटेलेक्ट थे उन्होंने उनको बहुत मतलब डिसिप्लिन के साथ और रूल्स के साथ मतलब गाइड ठीक है, किया था। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। ओके, अब मैं मेरा ना आपके लिए एक सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है, जो सब लोग बताएंगे कि सर ये होगा, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, इसमें एक वर्ड है बहुत ही सिंपल, आप सभी को मीनिंग भी पता होगा, प्रिंसिपली। सवाल ये है, क्या ये एडवर्ब है? ऑप्शन ए, क्या ये एडवर्ब है? ऑप्शन बी, क्या ये एडजेक्टिव है? ऑप्शन सी, क्या ये नाउन है? या ऑप्शन डी, क्या ये एक वर्ब है? जल्दी बताओ। सर एडवर्ब है। अच्छा, जिसने एडवर्ब बोला है, डिसीजन जो भी आप डिसीजन लें, बट मुझे बताएं जरूर कि एडवर्ब क्यों है, नाउन क्यों है। क्यों है एडवर्ब? सर मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था कि जहाँ वर्ड के पीछे एल वाई होता है तो वो एडवर्ब होता है ज्यादातर। और अगर खाली में ए एल लगा देता तो, अगर यहाँ से एल वाई हटा के खाली ए एल लगा होता तो? ओके, सो मैं बता देता हूँ आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिए सब लोग। होता क्या है, जिन वर्ड के पीछे ए एल ऑलरेडी लगा होता है, जिन वर्ड के पीछे ऑलरेडी ए एल लगा होता है, उनको एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई लगा दिया जाता है। जिन वर्ड के पीछे ए एल नहीं लगा होता, तो उनके पीछे ए एल लगा देते हैं, जिससे वो एडवर्ब बन जाए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दूसरी बात, आपको पता हो ना हो, देखो ये तो एक दो आप बता लोगे, ठीक है ना, एडवर्ब बनाने के 10 तरीके होते हैं, ये तो मोटा मोटा है। पर अब आप मेरा सवाल यह आता है कि सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें एडवर्ब की प्लेसमेंट कहाँ होती है? भाई ये सब्जेक्ट है, यहां आ गया, ये वर्ब है, ये यहां आ गया, ये मेन वर्ब है, ये यहां आ गया। आप बताओ ये प्रिंसिपली क्या हुआ? अगर आपने एडवर्ब या एडजेक्टिव या नाउन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बात पता होगी। किस किसने ग्रामर में एडवर्ब पढ़ लिया है? इज देयर एनीवन इन दिस क्लास? ठीक है, मैं बताता हूँ, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग बहुत ध्यान से। देखिए, जब भी एडजेक्टिव फॉलो होता है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। जैसे आपने सुना होगा रेड कार, तो कार क्या है? नाउन, और रेड क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर है? गिव मी द रोजर, गिव मी द रोजर, फटाफट तेजी से। क्लियर है? नाउ 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 अगर हम यहां देखें, क्या यहां इसके पीछे कोई नाउन आ रहा है? क्या इसके पीछे नाउन आ रहा है? प्रिंसिपली के बाद क्या कोई नाउन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या ये वर्ब हो सकती है? वर्ब तो ऑलरेडी आ गई। क्या ये नाउन हो सकता है? नाउन नहीं आ सकता ऐसे। तो बचा क्या? ये एडवर्ब। एडवर्ब की एक खास बात होती है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से। या तो एडवर्ब आप अकेले ले सकते हैं, या तो आप एडवर्ब अकेले ले सकते हैं, या अगर आपको एडवर्ब लेना हो सेंटेंस में एडजेक्टिव या नाउन के साथ, तो ऐसा होता है, वेरी ब्यूटीफुल कार, वेरी ब्यूटीफुल कार। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेरी जो है एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और कार नाउन है। मतलब एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडवर्ब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या तो अकेले आएगा या एडजेक्टिव से पहले आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये जब आप ग्रामर करोगे तो आपको और समझ में आएगा। सभी को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दिक्कत, जल्दी बोलेंगे। ठीक है, ओके। आगे देखिए, इन मदर्स प्रेजेंस वी टेस्टेड आर अर्लिएस्ट बिटर स्वीट एक्यूटेंस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, पता नहीं आपने देखा ही देखा, बट दिस केम इन सीडीएस विद द स्क्रिप्चर्स। ठीक है ना, एक्यूटेंस मतलब बताएंगे फटाफट। इन मदर्स प्रेजेंस वी टेस्टेड आर अर्लिएस्ट बिटर स्वीट एक्यूटेंस विद द स्क्रिप्चर्स। एक्यूटेंस मतलब क्या होगा? माँ की प्रेजेंस में हमने टेस्ट किया। टेस्ट मतलब वो चखने वाला टेस्ट नहीं है, हमने एक्सपीरियंस किया अर्लिएस्ट बिटर स्वीट,
खट्टा मीठा, एक्विटेंस विद द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मतलब हो गई किताबें, रामायण, भगवत गीता, ये सारी। जल्दी बताएं, कौन तुक्का मारेगा एक्विटेंस का? सर एक्वायर। एक्वायर इज ठीक है। और कोई इंसान कुछ बोलना चाहे? कुछ ऐसे खट्टे मीठे किस्से। खट्टे मीठे किस्से, अच्छा, और वेरी नियर बाय। स्टोरी। ठीक है, अब जिसने खट्टे मीठे का है, मैं उससे खुद ही पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानना, मैं आपकी कोई टांग नहीं खींच रहा हूँ, बट क्या आपको यहाँ पर खट्टा मीठा लिखा हुआ दिखा? नहीं, बोलो। अच्छा, अब जरा लॉजिक लगाते हैं जरा। हमेशा याद रखा करो बच्चे, जब भी प्रिपोजिशन होती है ना, जो भी प्रिपोजिशन दुनिया की, वो अगर आई है तो उसके बाद जो आया है वो उससे रिलेटेड होता है, मतलब स्क्रिप्चर और एक्विटेंस मिले हुए होंगे, भाई भाई होंगे। एक्विडेंस आया है स्क्रिप्चर के लिए, तो स्क्रिप्चर से क्या मिलेगा? कॉमेडी, नॉलेज, नॉलेज। नॉलेज टाइम सर। पास। दैट्स द आंसर ना, चेक कर लो आप, गूगल पे मारो, गूगल पे मार के देखो जरा, याद रहेगा। अगर प्रीपोजिशन से पहले कोई वर्ड आया है तो वो किस पे डिपेंडेंट है? प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड पे। क्या मेरी बात क्लियर है? मिला क्या सबको? नॉलेज जैसा कुछ मिला? यस सर, नॉलेज ही आ रहा है। नॉलेज ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। और देखो, और कोई दे बोलना चाहेगा कि नॉलेज मिला है क्या, कुछ और मिला? जल्दी बताओ फटाफट। ओके, वी आर गोइंग विद द लास्ट पैरा। बच्चे बोलो यार, बाकियों को समझ नहीं आ रहा क्या? ओके, फेयर इनफ। सर द नॉन नेक्स्ट, पर्सन। हाँ पूछो पूछो बच्चे, पूछो पूछो। सर नॉन पर्सन हो सकता है। क्या एक्विटेंस का मतलब? हाँ सर। क्यों? स्क्रिप्चर से मिलेगी इसको अननोन नॉलेज, अननोन, सर नॉट अननोन सर नोन बोल रही हूँ। NOWN। श्वेता बोल, अच्छा कमेंट सेक्शन बोल यार, तेरी आवाज ना कटती है, पता नहीं लगता मेरे को। नोन पर्सन, पर्सन कैसे आ गया यहाँ पर? बच्चे स्क्रिप्चर से आदमी के बारे में थोड़ा ना पता लगेगा, क्यों? आगे देखिए जरा। सर हमारे 2-3 लाइन छूट गए शायद, बट मदर वॉज क्वीन ऑफ हार्ट्स से। कहाँ से? अच्छा, ओहो, सर अच्छा बुक में अलग है। ओके ओके, ये नहीं नहीं, यहाँ पर भी मेंशन है, मेरे से छूट गया है। ओके चलो, ये वाला खत्म कर लेते हैं, फिर यहाँ तक तो हमने खत्म कर ही लिया है। ओके जल्दी देखते जरा। बट माई मदर वॉज अ क्वीन ऑफ हार्ट्स, आई थिंक सिंपल है, ठीक है। टॉट अस ओनली थ्रू लव, आफ्टर डेथ फादर डिस्प्ले मोर ऑफ हर इनर टेंडरनेस, बहुत अच्छा है। आई नोटिस दैट हिज गेज ऑफन मेटाफोर्स इनटू माय मदर्स, बहुत ही कमाल की तरह, मतलब कमाल कमाल वे में इसने बताया है। अब मुझे आप 2-3 वर्ड के मीनिंग बता दें, पूरा आप समझ गए होंगे, मैं पूरा मीनिंग नहीं जानना चाहूंगा। अब मुझे बताइए, टेंडरनेस का मतलब क्या है, गेज का मतलब क्या है, और मेटाफोर्स मतलब क्या होता है? मेटाफर तो आपको पता ही होगा, वैसे तो साइंस इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। टेंडरनेस से मैं शुरू करिए फटाफट। सर सॉफ्टनेस। सर प्यार से, बहुत ज्यादा प्यार से। हाँ बहुत बढ़िया, तो आपको क्लियर है, आई थिंक पढ़ा हुआ भी हो सकता है। आई नोटिस देन दैट हिज गेज, गेज मतलब क्या होगा? नजर सर, देखना। नहीं, देखना नहीं, और बताओ। यही वो सॉफ्ट सीरियस। हार्टेड हो गए, क्या? वो सॉफ्ट हार्टेड बन गए सॉफ्ट हार्टेड तो मदर के ठीक है, वो तो मरने टेंडरनेस में मृत्यु के बता बाद। दिया।
I noticed then that his gaze offered metaphors into my mother's. गेज मतलब क्या होगा? विवेक ने बोला भी है कुछ, कोई और बोलना चाहे तो बोलो। रजत सर कठोरता, मेरी कठोरता। बच्चे आप ना गैस मार रहे हो, मेरी आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं कर रहे हो। गैस नहीं चाहिए मुझे ऐसे, पहले सेंटेंस का मीनिंग करो, उसमें जो वर्ड मिसिंग बैठता है मीनिंग में उसको लाओ। आप क्या कहते हो, पहले वाले सेंटेंस को पढ़ते हो, अब तुक्का मारूंगी मैं। अरे पहले पढ़ के मीनिंग तो निकालो हिंदी में। मैंने नोटिस किया कि उनका क्या हो गया अब माँ जैसा। रवैया, रवैया बर्ताव, और बर्ताव और सर बिहेवियर। बिहेवियर, नेचर। ठीक है, अब मेरी बात देखिए, दोबारा बोलता हूँ मैं, मेटाफर बोलता हूँ। मेटाफर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। इसका मेटाफर ये है, मेटाफर मतलब होता है उस जैसा हो जाना, मतलब उसके कॉपी पेस्ट होना, या उसका व्यवहार। जैसे मैं कहूँ, इसकी आंखें नहीं, इसकी आवाज कोयल जैसी है, तो कोयल तो नहीं होगी ना वो, पर मीठी है, कहने का सेंस ये। क्लियर है? आई नोटिस दैट हिज गेज, हिज मतलब आया पापा के लिए, हिज गेज उनकी आंखें हो गई हैं मेरी माँ की तरह। ठीक है? या आई नोटिस दैट हिज बिहेवियर, जो उनका बर्ताव है वो मेटाफर हो गया है हमारी माँ की तरह। अब ये दोनों ही ठीक है, अगर आप देखा जाए तो एक तरह से वो लुक कह रहा है, नजरिया जो है या बिहेवियर जो है वो माँ की तरह हो गया है, बदल गया है, क्योंकि माँ चल बसी है। अब जरा चेक करें दोनों में से कौन सा बैठ रहा है। या बर्ताव आप कह सकते हैं, बर्ताव चल। नजरिया सर, हाँ, नजरिया। नजरिया, बिहेवियर, लुक। पहले बताओ गूगल पे क्या लिखा है। Look steadily and intently, especially in admiration, surprise or thought. आई थिंक लुक इज द राइट आंसर, या बिहेवियर भी आप कह सकते हो, नजरिया, दोनों ही ठीक बैठ गया। क्लियर है? ओके, नाउ लास्ट लाइन पे चलते हैं, हमने एक Yes, लाइन sir. छोड़ दी थी। ओके, यहाँ पर आते हैं, ये हमने कर लिए कवर। Tales from Mahabharata and Ramayana were the resourceful summoned to meet the exigence of the discipline। बहुत ही अच्छा है। इसमें जो वर्ड आया ना, पता नहीं आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, सुमोन 1000 टाइम्स आ चुका है एनडी सीडीएस के अंदर, एफकैट के अंदर भी आ चुका है। सुमोन का मतलब बताना और सेंटेंस को पूरा यहाँ पर आके खत्म करना। 23 है। Tales from Mahabharata and Ramayana were resourcefully summoned to meet the exigence and discipline। जल्दी बताएं। तो समन मतलब एक तरीके से मिलना या फिर दो चीजों का इंडल्ज होना। थोड़ा और सोचे। सर किसी चीज को लेना लेना हो सकता है। नहीं बच्चे, हिंदी में मीनिंग करो। जो कहानियां हमने पढ़ी महाभारत रामायण में, उन्होंने हमें रिसोर्सफुली, मतलब वहां से जो ज्ञान मिलता है। बुलाया, क्या? सर गैदर करना, इकट्ठा करना कुछ। वेरी गुड। रिसोर्सफुली सुमोन सर टू मीट सीख द, मिली, सीख। सीख, बहुत बढ़िया। और पहले चलो सुमोन का मीनिंग देखो फटाफट। या तो गैदर करना होगा या सीख बुलवाया, मिलना होगा, चेक करो फटाफट। बुलाया गया, बुलाए नहीं, इकट्ठा करना भी हो सकता है। गैदर इकट्ठा करना या सीख मिलना, तीनों में सर से कोई एक इकट्ठा मीनिंग होगा। करना चेक आ रहा, आ गया? इकट्ठा करना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रामायण वर रिसोर्सफुली सुमोन टू मीट द एग्जिजेंसी ऑफ डिसिप्लिन। अब बताना डिसिप्लिन कैसा मिला है भाई। एग्जिजेंसी ऑफ डिसिप्लिन, तो ऑफ बीच में आ गया ना, तो जो डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट होगा वो, तो एग्जिजेंसी मतलब क्या हो सकता है? फाउंडेशन हो सकता है, बेसिक हो सकता है, क्या हो सकता है? तुक्का मारो फटाफट। अरे बच्चों बोलो, कुछ तो बोलो। सर फाउंडेशन। ओके, फेयर इनफ। और कोई बोलना चाहेगा? और कुछ?
अरे कोई कोई यूं नहीं बोल रहा है भाई, तुक्का मारो ना भाई, मैंने तो फाउंडेशन का तुक्का मारा। सर सिद्धांत। फाउंडेशन का मैं कह सकता हूँ, नीड कह सकता हूँ मैं, नीड भी हो सकता है। जो डिसिप्लिन की जरूरत थी उस वक्त, वो वहां से हमें मिली, नीड भी हो सकती है। और फाउंडेशन या नीड में से कोई एक, जरूरत या सर नीड। मुझे नीड सही लग रहा है, क्या? नीड ही सही लग रहा है। दोनों ही सही है, दोनों का सेंस एक ही फॉर्मेट में है। जरा गूगल फटाफट चेक करें क्या मीनिंग आ रहा है। फटाफट चेक करके बताएं। अर्जेंट नीड और डिमांड। अर्जेंट, नीड और डिमांड। सो द नीड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नीड या फाउंडेशन पिलर भी आप कह सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर मीनिंग उस सेंस में बैठ रहा है, ठीक है ना। सो नीड इज द राइट आंसर, नीड या फाउंडेशन। क्लियर है? ओके, नाउ द लास्ट लाइन इज इंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिमेंट वर हैंड इन हैंड। इंस्ट्रक्शन आप सभी को पता होगा, टेस्टिमेंट बता दो तो मान जाओगे। अगर आप भगवत गीता रामायण पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ी भी होगी, पूरी ना पढ़ी हो सही, तो उसमें आपको दो चीजें मिलती हैं, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और क्या मिलते हैं। आप रामायण महाभारत पढ़िए कभी? कैसी कैसी बातें करते हो, बोलते भी नहीं हो, गूंगे बहरे हो जाते हो। यस सर। तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है? कृष्ण जी जब अर्जुन को बताते हैं तो अर्जुन सवाल भी पूछते हैं और कृष्ण जी बताते भी जाते हैं। तो कई सर बार तो सीख। नियम और इंस्ट्रक्शन देते हैं। उपदेश। हाँ, और कुछ ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, हाँ, तो मैं लेसन कुछ बोल उसके सकता सीख। हूँ। हमें सही और गलत के बीच का रिलेशन और दंड। हाँ, तो मैं क्या लेसन बोल सकता हूँ? जी सर। यस सर। यस जल्दी देखिए सर। यस फटाफट। सर। एग्री कर रहे हैं? कोई और यस कुछ सर। बोलना चाहे? जल्दी बताएं, कोई और कुछ बोलना चाहे। तो पनिशमेंट टाइप में। पनिशमेंट थोड़ी ना मिलती है भगवत गीता कुरान से, डांटने लगेगा। सर सर उन्होंने सीख बोला ना मिलती वेंट है। हैंड इन हैंड, मतलब वो एक साथ ही मिलती है। हाँ, तो अगर उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलती है तो तो वो बहुत कुछ कुछ करते सीखने सीखने को को हैं, मिलता मिलता है। है कुछ बहुत कुछ। परमिशन या लेसन ऐसा तो लेसन इज मतलब द राइट मिलता हो। आंसर। अगर आप देखेंगे तो नियर बाय लेसन जैसा ही मिलेगा आपको। चेक करें फटाफट। सर एक्चुअली पनिश आ रहा है, पनिश, पनिश बच्चे स्कोल्ड, लेसन का ही पार्ट हो गया ना। डिसिप्लिन। पनिश इज द यस पार्ट सर। ऑफ लेसन ओनली ना। यस सर, या। और कोई और कुछ? ठीक है, सो वी विल एंड दिस टुडे। यहाँ पर हम खत्म करते हैं आज का लेसन, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो बता दीजिए, वरना फिर हम सेशन एंड कर रहे हैं।